दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। आज शुरुआत करेंगे दो हिंदी गानों से। पहला गाना है बाजीगर का टाइटल सॉन्ग। इसकी एक लाइन है, पहली नज़र में बनी है तू मेरे ख्वाबों की रानी, याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी। कितना अजीब लगता है ना गाने को कविता की तरह पढ़ना। एक और गाना याद करते हैं, जोश फिल्म का गाना हाय मेरा दिल। इसमें एक जगह चंद्रचूड़ सिंह और ऐश्वर्या राय समंदर में राफ्ट चलाते हुए गाते हैं, कैसी तन्हाई है मस्ती सी छाई है, ये मौसम है प्यार के काबिल। इन पंक्तियों में कॉमन क्या है? कॉमन है एक पेन शॉट, जब कैमरा हीरो हीरोइन के पीछे का बैकग्राउंड दिखाता है। इस बैकग्राउंड में दिखता है हरे नीले पानी वाला साफ समंदर। कहाँ पर है ये खूबसूरत लोकेशन? ये जिस जगह पर है वहाँ एक बड़ी विपत्ति आई है। इतना बड़ा हादसा हुआ है कि दशकों बाद भी नुकसान की भरपाई हो सकेगी कि नहीं जानते। क्या है मामला, विस्तार से समझते हैं। ये बात शुरू हुई 25 जुलाई को। जापान की एक कंपनी है नागासाकी शिपिंग लिमिटेड। इसका एक जहाज है मर्चेंट वेसल वाकाशिको। इसे जापान की ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी मित्सुबिशी ओएसके ने किराए पर लिया। ये जहाज चीन स्थित तियानजिन बंदरगाह से रवाना होकर ब्राज़ील जा रहा था। उस रोज़ यानी 25 जुलाई के रोज़ शाम के वक्त ये जहाज हिंद महासागर में बसे देश मॉरिशस की दक्षिणी पश्चिमी दिशा से होकर गुजर रहा था। यहाँ समंदर में मूंगे की चट्टानें हैं। इन्हीं कोरल रीफ्स में जहाज अटक गया। जहाज फंसा तो आगे नहीं बढ़ पाया। उन दिनों समंदर का मौसम खराब था, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। इसके थपेड़े कोरल रीफ्स में अटके वाकाशिको पर लगातार वार कर रहे थे। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया। थपेड़ों के चलते जहाज के मुख्य ढांचे में दरार पड़ गई और फिर दरार के चलते वाकाशिको के अंदर रखा सामान समंदर में लीक होने लगा। क्या था वाकाशिको के अंदर? आमतौर पर यह जहाज कोयला और अनाज जैसी चीज़ों की ढुलाई करता है, लेकिन जिस वक्त इसमें दरार पड़ी उस समय इसमें था करीब 200 टन डीजल और 400 टन हैवी फ्यूल ऑयल। जहाज में पड़ी दरार के रास्ते ये तेल समंदर में रिसने लगा। जल्दी एक बड़े इलाके में फैल गया। 7 अगस्त आते आते ये ऑयल लीक मॉरिशस का राष्ट्रीय आपातकाल बन गया। आप पूछेंगे ऑयल लीक इतनी बड़ी आपदा कैसे है? इसका जवाब है ऑयल लीक की लोकेशन। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है। इसके चारों तरफ फैला साफ सुथरा समंदर ही इस देश की खासियत है। इसके नीले लगूंस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में गिने जाते हैं। इस समंदर की खासियत है यहाँ मौजूद मरीन इकोसिस्टम। यहाँ समंदर के पानी में सैकड़ों तरह के समुद्री जीव और पौधे पाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे जो खास तौर पर इसी इलाके में मिलते हैं। करीब 800 किस्म की मछलियाँ, 1700 प्रजातियों के समुद्री जीव, मूंगे की चट्टानें, पानी में खड़े मैंग्रोव जंगल, यही समुद्री जीवन मॉरिशस को मॉरिशस बनाता है। इसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट बनाता है। इतनी संपन्न बायोडाइवर्सिटी वाला समुद्री इलाका बहुत कम है दुनिया में। वाकाशिको से लीक हुए तेल का सबसे ज़्यादा नुकसान इसी मरीन लाइफ को पहुंचा है, यानी मॉरिशस की जो सबसे बड़ी पहचान है उसको पहुंचा है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे हुआ? ये जो ऑयल स्पिल हुआ है इसके नज़दीक है मॉरिशस के संरक्षित मरीन इकोसिस्टम इलाके। ऑयल लीक के चलते इन इलाकों में समंदर के ऊपर तेल की मोटी परत जम गई। इसके अलावा तेल के कई घुलनशील तत्वों की एक परत पानी की सतह के नीचे भी फैल गई। ये सब यहाँ की मरीन लाइफ के लिए जहर का काम कर रहा है। तेल की परत के कारण समंदर के नीचे रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन कम मिल रही है। इसके अलावा तेल से निकला जहरीला हाइड्रोकार्बन कोरल रीफ्स को ब्लीच कर रहा है। इससे वो भी धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। समंदर में पाई जाने वाली करीब 25% मछलियाँ अपने वजूद के लिए इन्हीं कोरल रीफ्स पर निर्भर हैं। जब कोरल रीफ्स नहीं रहेंगे या क्षतिग्रस्त हो जाएंगे तो उन पर आधारित समुद्री जीवों का क्या होगा? इसी ऑयल स्पिल के चलते इस इलाके के समूचे समुद्री और तटीय जीवन के अस्तित्व पर बनाई है। क्या इसका असर सिर्फ समुद्री इकोसिस्टम पर और सिर्फ तटीय इलाकों पर है? सवाल वाजिब है। जवाब है नहीं। हर साल दुनिया के 10 लाख से ज़्यादा पर्यटक मॉरिशस के समंदर देखने आते हैं।
पिछले 2 दशक से सालाना करीब 9% की दर से यहाँ का टूरिज्म बढ़ रहा है। 2018 में मॉरिशस की कुल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा इसी टूरिज्म से आया। मतलब पर्यटकों की ये आमद मॉरिशस की लाइफलाइन है। जब मरीन लाइफ खत्म होगी तो उस पर निर्भर पर्यटन भी प्रभावित होगा, फिशिंग जैसे उद्योग भी प्रभावित होंगे। ये ऐसा ही है कि आप आगरा से ताजमहल, रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी छीन लें। और इसी वजह से मॉरिशस ने इस ऑयल लीक को नेशनल इमरजेंसी माना। सरकार तो सरकार, आम लोग भी तेल साफ करने समंदर में कूद पड़े। कहीं पंप लगाकर तेल खींचा जा रहा है, कहीं लोग बाड़ बनाकर तेल को फैलने से रोक रहे हैं। लोग समंदर में उतरकर प्लास्टिक की बोतलों में भर भर कर तेल हटा रहे हैं। मॉरिशस के सैलून्स के बाहर बाल कटवाने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसानी बाल तेल सोखने के काम आते हैं। मॉरिशस के लोग इन बालों से झाड़ू बना रहे हैं और उन झाड़ुओं से तेल हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़ों की, गन्ने के पत्तों की मदद ली जा रही है। ये सब चल रहा था, लेकिन 15 अगस्त को फिर एक और खबर आ गई। पता चला कि वाकाशिको जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। जहाज के टूटने का अंदेशा पहले से था और इसी वजह से उस पर लदे बाकी तेल को हटाने की कोशिश भी की जा रही थी, ताकि जहाज टूटने पर और तेल समंदर में न गिरे। लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद जहाज पूरी तरह खाली नहीं किया जा सका। इसके टूटने के समय लगभग 90 टन तेल इस पर मौजूद था। और अभी क्या स्थिति है मॉरिशस की? सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के मुताबिक जहाज से निकला तेल 27 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैल गया। तेल की ये मात्रा 1100 टन से ज्यादा बताई जा रही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। इस अपील के मद्देनजर हमारे देश भारत ने भी अपने विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है। साथ में 30 टन के वजनी उपकरण भी भेजे हैं। भारत के अलावा फ्रांस और जापान भी मॉरिशस की मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑयल स्पिल से हुए नुकसान का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब तय किया गया था 2001 में। क्या हुआ था इस साल? इस साल हुआ था एक अंतर्राष्ट्रीय बंकर सम्मेलन। इसमें तय किया गया कि ऑयल लीक की स्थिति में हुए नुकसान का जिम्मा होगा जहाज के मालिक का। और कौन सा कानून ये मुआवजा तय करेगा? ये तय होगा 1976 के कन्वेंशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर मैरीटाइम क्लेम्स से। इसका एक संशोधित रूप भी आया था 1996 में। मॉरिशस ने 1976 वाले कन्वेंशन पर दस्तखत किया है। इसमें मुआवजे के भुगतान की अधिकतम राशि है 140 करोड़ रुपए। वहीं जापान 1996 के संशोधित कानून को मानता है। इसमें मुआवजे की अधिकतम राशि है 500 करोड़ रुपए। क्या मुआवजे की कोई भी रकम इस ऑयल स्पिल से हुए नुकसान की पूरे तौर पर भरपाई कर सकेगी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ऑयल स्पिल मरीन लाइफ के लिए कयामत लेकर आया। इसके असर से उभरने में दशकों लग सकते हैं। कुछ नुकसान तो ऐसे होंगे जिनकी कभी भरपाई नहीं हो सकेगी। इस नुकसान के ब्यौरे और सटीक गणनाएं आने वाले दिनों में आएंगी। बाकी अंदाजे के लिए आप इतना जान लीजिए कि अभी से वहां मरी हुई मछलियों का अंबार लग गया है। और इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा निराश कौन है? मॉरिशस के आम लोग और पर्यावरण संरक्षक। जाहिर सी बात है, मॉरिशस के लोग सबसे ज़्यादा अपनी सरकार से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि तेल लीक होने से पहले 1 हफ्ते तक जहाज समंदर में खड़ा रहा। अगर इस बीच सरकार ने दूरदर्शिता दिखाई होती तो शायद ऑयल स्पिल ना होता। सिस्टम की लेट लतीफ़ी के कारण उपजा विश्वास ही है कि सरकार के लाख मना करने पर भी लोग तेल हटाने में जुटे हैं। मॉरिशस की जनता बढ़ चढ़ कर चंदा इकट्ठा कर रही है। हजार लोग घंटों पानी में खड़े होकर तेल हटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मॉरिशस के लोगों ने अपने देश को बचाने की कमान सरकार के बजाय अपने हाथ में ले ली। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बेलारूस से है। 9 अगस्त से यहाँ राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लगातार आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट में सरकारी कर्मचारी भी जुड़ गए। मीडिया और कारखाना मजदूर समेत कई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। राजधानी मिन्स्क समेत कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर हैं। अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सरकारी दमन के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। उनका कहना है कि जिंदगी में हम पहली बार सांस ले पा रहे हैं। उधर हर तरफ से हार कर लुकाशेंको अब पुतिन से मदद मांग रहे हैं, जबकि चुनाव के पहले कह रहे थे कि रूस दखलंदाजी बंद करे। दूसरी सुर्खी सोमालिया से है। 16 अगस्त को यहाँ पर राजधानी मोगादिशु में एक बड़े होटल पर आतंकवादी हमला हुआ। ये हमला किया अलकायदा से जुड़े संगठन अल शबाब ने। हमले के समय होटल में 300 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। गोलीबारी के बीच ही सुरक्षा बलों ने करीब 200 को बाहर निकाला सुरक्षित। हमले में 5 आतंकवादियों समेत 16 लोग मारे गए। तीसरी सुर्खी स्पेन से है। यहाँ कोरोना के चलते अब तक 28,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। पिछले दिनों यहाँ पर फिर से कोरोना संक्रमण में तेजी आई और इसे देखते हुए सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया।
और 16 अगस्त को इसी मास्क पॉलिसी के विरोध में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक बड़ी रैली निकाली गई। ये लोग क्या मांग कर रहे थे? ये फेस मास्क अनिवार्य करने के अलावा सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग बैन किए जाने का भी विरोध कर रहे थे। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं तारीख सेक्शन की तरफ। आज तारीख है 17 अगस्त और ये तारीख जुड़ी है एक क्रूर और धर्मांध तानाशाह की मौत से। ये कहानी है जिया उल हक की। पैदाइश का शहर जालंधर। जिया के पिता ब्रिटिश फौज में क्लर्क थे। उन्होंने बेटे को ऊंची अंग्रेजी तालीम दिलवाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन से पढ़कर निकले जिया ने अपने वालिद की तरह ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की। फिर 1947 में देश का बंटवारा हुआ। जिया ने पाकिस्तान को चुना, उसकी सेना का हिस्सा बन गए। कहते हैं कि जिया बहुत चापलूस थे और उनके इस गुण की वजह से उस वक्त के पाकिस्तान के बड़े नेता और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके भीतर एक विश्वास पात्र नजर आया और इसी के चलते प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1976 में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर जिया को अपना आर्मी चीफ बनाया। जुल्फिकार ने सोचा कि यह सुरक्षित दांव है, लेकिन उनका अनुमान गलत निकला। एक साल बीतते न बीतते जुलाई 1977 में जिया ने जुल्फिकार का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद जिया पाकिस्तान को एक धर्मांध देश बनाने में लग गए। पोशाक से लेकर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल अधिकारों से लेकर हर चीज तक इस्लाम से तय होने लगी चीजें। इस्लाम भी केवल सुन्नियों का, शिया तो वाजिबुल कत्ल यानी मारे जाने के योग्य ठहरा दिए गए। अहमदियों का तो और भी बुरा हाल। यूं समझिए कि आपको आज का जो पाकिस्तान दिखता है उसको वैसा बनाने वाले जिया हैं। और इस तानाशाह जिया का अंत कैसे हुआ? उनका अंत आज से ठीक 32 बरस पहले 17 अगस्त 1988 को हुआ। उस रोज जिया अपने कुछ सहयोगियों के साथ बहावलपुर स्थित तामे वाली फायरिंग रेंज गए थे। वापसी के वक्त उनके प्लेन को उड़ान भरे मुश्किल से 10 मिनट हुए थे कि वो जमींदोज हो गया। जिया समेत उस विमान के 31 लोग जलकर खाक हो गए। लाश तक पहचानना मुश्किल था। एक क्रूर तानाशाह का अंत उसके ही जैसी क्रूरता से हुआ। लोगों ने कहा जिया की हत्या हुई। रॉ से लेकर केजीबी और मोसाद तक का नाम लिया गया। बेनजीर के भाई मुर्तजा के बनाए छापामार दस्ते अल जुल्फिकार पर भी शक जताते हैं कई लोग। अगर आपको इस विषय में दिलचस्पी है तो आपको हमारी एक सीरीज लल्लन टॉप की पुरानी सीरीज है पाक पॉलिटिक्स, वो जरूर पढ़नी चाहिए। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। आखिरी में हमेशा की तरह बारी हमारे विश्व कविता सेगमेंट की। मूर्खता पर एक बड़ी चर्चित पंक्ति है। क्या है? दुनिया की दिक्कत यह है कि यहाँ समझदार लोग हमेशा डाउट में रहते हैं, जबकि मूर्ख लोग हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये लाइन कही थी मशहूर जर्मन अमेरिकी कवि और कहानीकार चार्ल्स बुकोस्की ने। वो जिंदा होते तो 16 अगस्त को अपना 100वां जन्मदिन मनाते। उनकी पैदाइश की 1 सदी पूरे होने के मौके पर हम आपको सुनाते हैं उनकी लिखी एक कविता। हिंदी में इसका अनुवाद किया है अरविंद जोशी ने। आपको कविता के साथ छोड़कर हम विदा लेते हैं। शुक्रिया। पुरानी कारों के साथ अक्सर, खासकर जब तुम उन्हें सेकंड हैंड खरीदते हो और बड़े सालों चलाते हो, प्यार हो ही जाता है। तुम सीख जाते हो स्वीकारना भी इनका सनकीपन। चूते वाटर पंप, बिगड़ते प्लग, जंग लगा थ्रॉटल आर्म, झिझकता कार्बोरेटर, तेली इंजन, जड़ पड़ी घड़ी, जाम पड़ा स्पीडोमीटर और अन्य छोटी मोटी खामियां। तुम अपना प्यार जिंदा रखने के सभी तरीके भी सीख जाते हो। डैशबोर्ड के नीचे का दराज कैसे धप से बंद करना ताकि वो बंद रहे, कैसे हेडलाइट को खुले हाथ का झापड़ मारना ताकि वो जल उठे, एक्सेलरेटर को कितनी बार पैर मारना और फिर स्टार्टर की चाबी को छूने से पहले कितनी देर रुकना। और तुम नज़रअंदाज करते हो सिगरेट जले हर छेद को सीट पर, जिसमें से हर साल का वसंत निकलता नजर आता है। तुम्हारी कार पुलिस थानों में कई बार आई गई, इसके चालान कटे कई बार कई खराबियों के चलते। टूटे वाइपर, इंडिकेटर लाइट का ना होना गायब, ब्रेक लाइट, टूटे टेल लाइट खराब, ब्रेक ज़्यादा, निकलता धुआं और क्या कुछ। लेकिन इस सब के बावजूद
तुम्हें पता था उसके साथ तुम सुरक्षित हो। कभी दुर्घटना नहीं हुई। पुरानी कार तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रही, वफादारी के साथ। गरीब का चमत्कार। तो जब वो आखिरी बार खराब हुई, जब उसके वाल्व बोल गए, जब उसके थके पिस्टन चरमरा गए, या वो क्रैंक शाफ्ट खराब हो गए और तुमने उसे बेच दिया कबाड़ में, तब तुम्हें देखना पड़ा उसे ले जाए जाते हुए, लटकते हुए टो ट्रक के पीछे ले जाए जाते हुए, जैसे उसकी कोई आत्मा नहीं। उसके घिसे हुए पीछे के टायर, उसकी टूटी हुई पीछे की एक खिड़की और उसका मुड़ा लाइसेंस प्लेट आखिरी बार देखे तुमने, और दर्द हुआ। जैसे कोई औरत जिसे तुमने चाहा बहुत और जिसके साथ रहे साल दर साल, मर चुकी हो, और अब तुम कभी फिर से नहीं जान पाओगे उसका संगीत, उसका जादू, उसकी अविश्वसनीय वफादारी। और आखिरी में मेरी आवाज़ बिना किसी तस्वीर के, क्योंकि हमसे गलती हो गई और इस बार गलती पकड़ने के लिए हमें 24 घंटे तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दुनियादारी शूट करने के बाद दुनियादारी की राइटर स्वाति ने बताया कि वीडियो में हमने जिस जहाज़ का नाम वाकाशिको बताया, जापानीज़ में उसका सही उच्चारण वाकाशियो है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हम भी ज़्यादा सतर्क रहेंगे और हमारे दर्शक तो सतर्क हैं ही। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।